हर चैप्टर में हम लोगों को जरूरत अक्षांश देशांतर की पड़ेगी। तो जो अक्षांश देशांतर है वो है क्या, जरा उन्हें समझे। तो अक्षांश को इंग्लिश में हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं, देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो हमको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ना है। तो देखा जाए कि जो अक्षांश है, अक्षांश होते क्या है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई रेखा खींची जाती है उसे हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश को समझे, इसके बाद हम लोग देशांतर को समझेंगे। तो अक्षांश को समझे जब हम लोग, तो उसमें देखा जाए कि ये हम ले रहे हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी को ले रहे हैं। पृथ्वी के जो बीचों बीच से लाइन जाती है, रेखा जाती है, इस लाइन या रेखा को हम लोग शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। और इसी शून्य अंश अक्षांश जो पृथ्वी के मध्य से गुजरता है, पृथ्वी के मध्य से गुजरेगा, मतलब भू के मध्य से, पृथ्वी को भू कहा जाता है, भू के मध्य से गुजरने के वजह से इसे भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है। ध्यान दें आप लोग, शून्य अंश अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी को भू कहते हैं, भू के मध्य से जो रेखा जाए उसे भूमध्य कहते हैं। विषुवत क्यों कहते हैं? क्योंकि यही रेखा है शून्य अंश अक्षांश जहां पर रात और दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और विषु का मतलब ये होता है कि जहां पर रात और दिन बराबर होते हैं उसे विषु कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये लाइन जो होती है शून्य अंश अक्षांश, इससे ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो ये पूरा का पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये पूरे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो उत्तरी को अब नॉर्थ समझ ही रहे, नॉर्थर्न हो जाएगा, और गोलार्ध को हेमिस्फीयर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, स्वाभाविक है वो उत्तरी गोलार्ध होगा, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब आपको देखना है कि यहां शून्य अंश से ऊपर की तरफ चलेंगे तो एक अंश उत्तरी अक्षांश, 2 अंश उत्तरी अक्षांश, 3 अंश उत्तरी अक्षांश, 4, 5 जो भी अक्षांश पढ़ेंगे सब उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे। और ऊपर बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे तो बिल्कुल पीक पॉइंट पे जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये आपको मिलेगा 90 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल के नाम से भी जानते हैं या उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, एनपी, नॉर्थ पोल के नाम से जानेंगे। 90 अंश उत्तरी अक्षांश नॉर्थ पोल। इसी प्रकार से नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे तो 1 अंश दक्षिणी अक्षांश, 2 अंश दक्षिणी अक्षांश, 3 अंश दक्षिणी अक्षांश, सब दक्षिणी अक्षांश बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो भाग देख रहे हैं ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। इसी को ही हम लोग एसपी मतलब साउथ पोल के नाम से जानते हैं। एनपी हमको मिला, एसपी मिला, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसी में हम लोग देखें कि इससे ऊपर की तरफ जब हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश करते हुए, तो अगर हम लोग देखें कि 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में हम लोग जाएं तो जो 23.5 अंश पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में, इसे 23.5 अंश एन बोलेंगे या उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। तो ये जो अक्षांश होगा इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। इसके बाद 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश में दिख रहा है, इस 23.5 अंश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को, साउथ को, हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा में मिली, मकर रेखा में मिली। इससे ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो जो 66.5 अंश होता है, उस 66.5 अंश उत्तरी को अगर देखा जाए तो 66.5 अंश उत्तरी मतलब एन को, अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। वही 66.5 अंश देखा जाए ऐसे
हम लोग देखें कि 66.5 साउथ को, मतलब दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। कितनी चीजें हमको ध्यान में रखनी है? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, फिर इसके बाद आपको देखना है शून्य अंश अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब थोड़ा हम लोग ध्यान दें कि इससे ऊपर की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो मान लीजिए 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, जो भी हम लोग बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो 2 अक्षांश हो रहे हैं, इन दोनों अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है, मतलब हम लिख दें कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसे जोन कहते हैं, जोन कहा जाता है, जोन कहा जाता है। और 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो भी पूछा जाता है, वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी? 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। ये 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है, ये 66.5 अंश अंटार्कटिका दक्षिणी है, दक्षिणी लाइन है। और इधर की तरफ हम लोग आएंगे तो ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश है। अब जरा हम लोग देखें कि ये जो अक्षांश है, ये पृथ्वी पर कौन सा अक्षांश सबसे बड़ा होगा? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा अक्षांश दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है शून्य अंश अक्षांश। जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, इसी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को ही या शून्य अंश अक्षांश को ही पृथ्वी का बृहद वृत्त, पृथ्वी का बृहद वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी का बृहद वृत्त किसे कहते हैं? शून्य अंश अक्षांश को, क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा होती, सबसे बड़ा वृत्त होता है। इसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे घटते चला जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो घटता चला जाएगा। पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ा रेखा कौन सा होता है? तो जो बृहद वृत्त कहा जाता है वो शून्य अंश अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो जाएगा। अब प्रश्न थोड़ा सा हम लोग देखें, प्रश्न जो आपसे बनते हैं एक्स्ट्रा, तो आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है इस पर अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है? तो प्रश्न जनरली आपसे प्रश्न बनते क्या है, मैं बना रहा हूं, लिख रहा हूं कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या बराबर, पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो सीधा आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 करते चलेंगे ऊपर 90 तक, तो यहां हम लोग लिख दें 90 प्लस आप लोग देखें यहां से दक्षिणी गोलार्ध में 1 2 3 4 5 करते चले जा रहे हैं 90, तो यहां भी आपको 90 मिला। लेकिन ध्यान देना है, एक लाइन हम लोग साफ साफ छोड़ रहे हैं, जो जीरो लाइन है इसे छोड़ दे रहे हैं। जीरो लाइन की गणना नहीं कर रहे क्योंकि हम 1 से लेके 90 जा रहे हैं, 1 से लेके 90, जीरो लाइन को पूरी तरह से हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो जीरो लाइन को भी जब हम काउंट करेंगे तो जीरो भी एक लाइन है, और इस लाइन को जब हम लोग प्लस करेंगे इसमें तो पूरी संख्या हो जाएगी 181, मतलब 181। तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है या पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 181, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे, जीरो भी एक लाइन है और एक उसको भी काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 181। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, प्रश्न ऐसे बन जाता है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या बराबर। तो फिर यहां आप लोग गलती कर देते हैं, वहां भी 181 या 80 मारते हैं, तो यहां क्या होगा, यहां पर जो शब्द डाल दिया गया वो रेखा डाल दिया गया। तो रेखा का मतलब होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली को हम लोग रेखा कहते हैं। और हम लोग देखें कि जो 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश है, कोई रेखा नहीं बल्कि
बिंदु है, डॉट है, इसलिए यहां पर हम पहुंचेंगे जो दोनों डॉट पे, तो ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, ये रेखा ना होके बल्कि बिंदु होते हैं, इसलिए 181 जो हम लोग टोटल देख रहे थे 181, उसमें से -2 कर देंगे। -2 क्यों करेंगे? एक 90 अंश उत्तरी अक्षांश को घटाएंगे, एक 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को घटाएंगे, जब -2 कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 179। इस प्रकार से पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 181 होगी। मेरा मानना है कि अक्षांश आप लोग बहुत बेहतर से क्लियर कर पा रहे होंगे। इतना ही प्रश्न आप लोगों से अक्षांशों से बनते हैं, फिर अक्षांशों के जो हमें काम लगेंगे वो अक्षांशों को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे अश्व अक्षांश आपसे पूछा जाता है, शांत मेखला पूछा जाता है, डोलड्रम पूछा जाता है, वायदा पेटियां जब हम पढ़ते हैं तो वो अक्षांशों के आधार पे आता है। तो जब हम लोग आगे वायदा पेटियों को पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो वहां और चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, अक्षांश समझ पाए, अब देशांतर हम लोग देखें, देशांतर को समझे हम लोग कि देशांतर क्या है। या चलिए नेक्स्ट फिगर में ही हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों के सामने देखे थे कि ये पृथ्वी बन के आ गई थी, ये पृथ्वी बनी हुई थी ऐसे। इसमें हम लोग देखे थे कि ये उत्तरी ध्रुव था, ये दक्षिणी ध्रुव था, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा उसी को देशांतर कहेंगे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। और ऐसे जो लाइन थी, मतलब पूर्व से पश्चिम खींची जा रही थी, उसे अक्षांश कहते हैं। अब ऐसे खींचना है हम लोगों को लाइन, लेकिन अब आपको समझना है कि वो लाइन खींचना है कैसे, पृथ्वी को उठा लेना है। अब हमको देशांतर को प्रदर्शित करना है। देशांतर को प्रदर्शित करना है तो एक लाइन हम पृथ्वी पर खींचे, पृथ्वी पर खींच रहे हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक ग्लोब प्रेजेंट किया जाए, ग्लोब जब प्रेजेंट किया जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और ऐसे लाइन खींची जाएगी जो उसी को ही हम लोग जो खड़ी रहेगी, मतलब लॉन्गिट्यूड रूप में रहेगी, उसी को हम लोग देशांतर के नाम से जानेंगे। तो इसमें देखा जाए तो एक लाइन जो ऐसे खींची जा रही है इसे शून्य मान लिया जाए, इसी शून्य के ठीक पीछे जो लाइन रहेगी वो 180 अंश देशांतर होगी। क्यों होगी जरा देखें कि ये पूरा एक वृत्त बन रहा है, और जो पूरा वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको ले लें, सबसे पहले हम लोग शून्य अंश देशांतर को ले लें। शून्य अंश देशांतर, जो शून्य अंश देशांतर है, इस शून्य अंश देशांतर का जो काम है वो है विश्व का या पूरे ब्रह्मांड का मानक समय। मतलब समय का निर्धारण किस देशांतर से किया जाता है, तो शून्य अंश देशांतर से किया जाता है। तो यहां मैं लिख दूं जो शून्य अंश देशांतर है ये विश्व का मानक समय रेखा है। यहां ध्यान दें आप लोग, समय लिखा गया है, समय रेखा है, इसी को ही हम लोग GMT कहते हैं। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। GMT हो गया विश्व का मानक समय, ग्रीनविच मीन टाइम GMT है। एक ग्रीनविच मीन टाइम से ही समय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? समय का। जैसे हम लोग कहते हैं कहीं पर कि ये शून्य अंश देशांतर जो इंग्लैंड से खींचा गया है उसे हम लोग बोलते हैं कि ये इंग्लैंड का मानक समय है, जो शून्य अंश देशांतर। भारत का मानक समय जो 82.5 अंश है वो कितना आगे होगा, तो यही से हम तुलना करके बताते हैं कि 5.5 घंटा आगे होगा, मतलब यहाँ दोपहर हो रहा होगा तो भारत में 5:30 बजे शाम हो रहा होगा। तो ये जो विश्व का मानक समय रेखा है GMT, इसे हम लोग देखें तो ये कुल 7 देशों से होकर गुजरता है या 7 देशों से होकर खींचा गया है। जो शून्य अंश देशांतर है या विश्व का मानक समय या GMT है, कुल कितने देशों से खींचा गया है? कुल 7 देशों से गुजरता है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो
तो हम लोग देखें कि यूरोप के 3 देश हैं। यूरोप के कौन कौन से 3 देश हैं? तो इसमें आप लोग देखें कि इंग्लैंड है, इसके बाद उससे नीचे आएंगे तो फ्रांस है, उससे नीचे आएंगे तो स्पेन है। ये तीनों देश कहां के हैं? तो आप कहेंगे कि ये तीनों देश यूरोप के हैं। खासकर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो ग्रीनविच है, यारमाउथ नामक स्थान पर, वो आप देखेंगे कि वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के से ही खींचा गया है, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन होते हुए ये नीचे की तरफ आता है और अफ्रीका महाद्वीप में चला जाता है। जब अफ्रीका महाद्वीप में जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश इसी लाइन पे हैं, इसी रेखा पे हैं, और उन 4 देशों का एक छोटा सा ट्रिक हम लोग लेते हैं और उसका नाम है माघा बुआ। माघा बुआ, किसी की बुआ हो जिनका नाम हो माघा, तो माघा बुआ। तो इसमें आप लोग देखें, मां से आपका हो जाएगा माली, मां से माली, घा से घाना, बू से बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और इसके बाद अ से अल्जीरिया, अल्जीरिया। इस प्रकार कुल कितने देश हमको मिल गए? ये चारों अफ्रीका के हैं, ये यूरोप के हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, माली, घाना, बुर्किना फासो और अल्जीरिया, कुल 7 देशों से होकर ये रेखा खींची गई है। आप मैप में देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग देखें तो इंग्लैंड से ऊपर देखा जाए तो नॉर्वे सागर है, जो नॉर्वेजियन सागर है, वहां से होते हुए नीचे इंग्लैंड होते हुए फ्रांस, स्पेन होते हुए जब नीचे की तरफ जाएगी तो माली, घाना, बुर्किना फासो, अल्जीरिया होते हुए नीचे जाएगी तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर होते हुए अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार से ये 0 अंश देशांतर हो गई। इसी से विश्व या पूरे ब्रह्मांड के समय का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम लोग जीएमटी के नाम से जानते हैं। कुल 7 देशों से होकर खींचा जाता है। इतना आप लोग क्लियर होंगे। अब देखा जाए कि इसी के ठीक विपरीत ये समय के निर्धारण करने के लिए हो गया, तो लोग कहें कि समय के निर्धारण के लिए तो हो गया, अब तिथि का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। उसके लिए जो लाइन खींची गई वो 180 अंश देशांतर खींची गई, 180 अंश देशांतर रेखा खींची गई, और इसी 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय को इंग्लिश में इंटरनेशनल कहते हैं, तिथि को डेट कहते हैं, रेखा को लाइन। तो जो आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो कहां से खींची गई? तो 180 अंश देशांतर से खींची गई है। इससे किसका निर्धारण करते हैं? तो इससे तिथि का निर्धारण करते हैं। 0 अंश से किसका निर्धारण करते हैं? तो समय का। यही आपको ध्यान रखना है, ये तिथि हो जाएगा और ये आपका समय हो जाएगा। तिथि के लिए और समय के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। अब आपको देखना है कि जो 180 अंश देशांतर रेखा है आइडियल, ये आइडियल कहां से खींचा गया है? या हल्का सा तिथि या समय में हम डिफाइन कर ले, नहीं तो वही कंफ्यूजन हो जाते हैं। समय का मतलब होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है, तो जैसे 10 बज रहा हो, 11 बज रहा हो, तो आप कहते हैं 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, कुछ बोल देते हैं। उसका निर्धारण कहां से करते हैं? 0 अंश देशांतर से। लेकिन तिथि की जब बात की जाती है, पूछा जाता है आज कितनी तारीख है, तो कहते हैं 13 तारीख है, 14 तारीख है, 15, कुछ भी बोलते हैं। तो उससे किसका निर्धारण किया जाता है? उससे 180 अंश देशांतर। जैसे आपका एग्जाम रहे, कह दे कोई कि इस तिथि को आपका एग्जाम है, जैसे बोल दे कोई कि 15 तारीख को आपका एग्जाम है या 20 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को एग्जाम है, तो वो निर्धारण किससे करेंगे? आइडियल से। क्या हो गया? 20 तारीख बोले तो 180 अंश देशांतर। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 20 तारीख को हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितने बजे आना है, कितने बजे उपस्थित होना है, तब इसका सहारा लेते हैं, तब समय का। मतलब समय का निर्धारण 0 अंश से करते हैं और जो तिथि है उसका निर्धारण 180 अंश देशांतर से करेंगे। किससे करेंगे? 180 अंश देशांतर से। अब देखा जाए कि ये कहां से खींची जाती है 180 अंश देशांतर रेखा, तो जो 180 अंश देशांतर रेखा है वो खींची गई है ऊपर से देखा जाए तो चुकची सागर, उससे नीचे आएंगे तो बेरिंग सागर, बेरिंग सागर होते हुए प्रशांत सागर के मध्य से होते हुए अंटार्कटिका की तरफ खींच के मिलाई गई है।
जब इस रेखा को खींचा गया तो देखा गया कि जब ये बात हो गई तो इसको जब इसका निर्धारण किया गया तो ये अमेरिका या वाशिंगटन डीसी, जो वाशिंगटन डीसी है या यूएसए है, वहीं पर 1884 में इसका निर्धारण किया गया। कब किया गया? 1884 में। कहां पर? यूएसए में इस रेखा को बनाया गया और इस रेखा को बनाते समय ध्यान दिया गया कि अगर एक किसी स्थल खंड से या किसी देश के मध्य से होकर गुजरेगी तो एक ही देश रहेगा, तिथियां दो हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी देश से ना गुजरे, इसलिए इसे 3 बार विचलित किया गया है। एक बार रूस का भाग आगे आने के वजह से इसे विचलित किया गया है, एक बार एलुसियन द्वीप आने के वजह से, एलुसियन वाला भाग आगे आने की वजह से विचलित किया गया है, एक बार ऑस्ट्रेलिया के पास में हम लोग देखेंगे तो जो फिजी द्वीप है उनके आने के वजह से, उन द्वीपों के आने के वजह से इसे विचलित किया गया है। तो समय का निर्धारण इससे, तिथि का निर्धारण इससे, इसका निर्धारण 1884 में यूएसए में किया गया है। इतनी चीजें क्लियर है। इसे कितनी बार विचलित किया गया है? तो इसे विचलित किया गया है आइडियल को 3 बार। विचलित कितनी बार किया गया है? 3 बार इसे विचलित किया गया। अब हम लोग देखें कि ये आपका हो गया 0 अंश और ये हो गया 180 अंश देशांतर। अब इन्हीं के आधारों पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो आप लोग देखें कि यहां से पूरी पृथ्वी को घूम के यहां पर पहुंचने में पृथ्वी को कुल कितने समय लगते हैं? तो आप कहेंगे 24 घंटा लगते हैं। कितने देशांतर घूमना पड़ता है? तो आप कहेंगे 360। मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। 12 घंटा ये, 12 घंटा ये मिला के 24 घंटा। या हम कह लें कि यहां से एक बीच में हम लोग लाइन खींच दे तो ये 6 घंटा, ये 6 घंटा, ये 6 घंटा, ये 6 घंटा हो जाएगा। तो 0 से 180 के बीच में हम लोग देखेंगे तो 90 आएगा और ये 90 अंश ईस्ट होगा, क्योंकि ये पूरब है तो 90 अंश ईस्ट होगा और इधर के तरफ देखा जाए तो 90 अंश वेस्ट होगा, पश्चिम होगा। 0 अंश, 90 अंश ईस्ट, 180 अंश देशांतर और 90 अंश वेस्ट हम लोगों को मिल गया। अब आप लोगों से प्रश्न बनता है, या जो ये समय का निर्धारण किया जब गया था इंग्लैंड में, उस समय ऐसा किया गया कि घड़ी बना के रख ली गई और जब सूर्य सीधा सीधा इंग्लैंड पे चमकेगा, सीधा में आएगा, तो उस घड़ी के बटन को चालू कर देना था और वहीं से समय का गणना किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। मतलब ठीक दोपहर में 12 बजे, मतलब हम लिख दें यहां पर दोपहर के कितने बजे, तो आप कहेंगे कि 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे को हम लोग पीएम के नाम से जानते हैं। दोपहर के 12 बजे यहां स्टार्ट किया गया, तो स्वाभाविक है कि ये दोपहर के 12 बज रहा होगा, तो यहां पर समय क्या हो रहा होगा? तो आप कहेंगे कि यहां पर समय मध्य रात्रि हो रही होगी। और मध्य रात्रि का कौन सा समय हो रहा होगा? तो आप कहेंगे कि ठीक 12 बजे रात हो रही होगी, जिसे हम लोग एएम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर दोपहर, यहां पर मध्यरात्रि। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर 0 अंश देशांतर पर दोपहर का समय हो रहा होगा तो किस देशांतर पर, 4 विकल्प देगा, किस देशांतर पर सूर्य उदय हो रहा होगा, मतलब सनराइज हो रहा होगा? 90 अंश वेस्ट पे, 90 अंश ईस्ट पे। यहां तो देख रहे हैं मध्यरात्रि, अब आपको याद हो ही गया है, यहां पर दोपहर हो रहा होगा। तो आप लोग देखेंगे जो गलतियां जनरली आप लोग करते हैं, मार देते हैं यहां पर कि 90 अंश ईस्ट पे सूर्योदय होगा, जो गलती हो जाती है। 90 अंश जो पूर्वी देशांतर है, यहां पर सूर्यास्त होता है। यहां पर क्या होगा? सूर्यास्त होगा, सनसेट होगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर सूर्योदय होगा। क्या होगा? सूर्योदय होगा। देखते हैं कैसे। अब हम लोग देखते हैं कि जो 0 अंश देशांतर है, यहां से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो यहां 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर भारत पड़ता है। जो भारत है वो 0 अंश देशांतर जो इंग्लैंड में है, जो ग्रीनविच से गुजरता है, उससे 5.5 घंटा भारत का समय आगे। तो जब यहां दोपहर होता है तो भारत में साय होती है, शाम होता है। तो जब यहां दोपहर है
तो ये 90 अंश ईस्ट है जो, वही तो सूर्यास्त होगा। यहां दोपहर है तो यहां शाम के 6 बज रहे होंगे और यहां पर मध्यरात्रि होगी। तो पृथ्वी घूमती भी कैसे है? ऐसे घूमती है पश्चिम से पूरब के तरफ। जब पश्चिम से पूरब के तरफ पृथ्वी घूमती है तो स्वाभाविक है कि यहां दोपहर है तो ये समय आगे निकल गया होगा, यहां पर मध्यरात्रि हो गई। तो यहां पर सूर्यास्त सनसेट हो रहा है, तो ठीक उसके विपरीत यहां पर सूर्योदय होगा। क्यों होगा ये भी देखते हैं। ये मध्यरात्रि है, मध्यरात्रि से के और दोपहर के बीच जो समय होता है वही आपका जो समय होगा क्या होगा? सूर्योदय का होगा, क्योंकि मध्यरात्रि से पहले का जो समय है वो सूर्योदय है और दोपहर का समय यहां। तो यहां सूर्योदय हो गया, यहां सूर्यास्त हो गया, यहां दोपहर हो गया, यहां पर मध्यरात्रि हो गई। मेरा मानना है कि आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इन्हीं के आधार पर ही जो समय हमसे छोटे मोटे पूछे जाते हैं उनका भी निर्धारण करते हैं। जैसे यहां से इधर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो समय हमारे जोड़ने पड़ते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन यहां से इधर की तरफ पूछता है तो समय हमें घटाने पड़ते हैं। और इस लाइन को अगर पार करने के बाद इधर की तरफ आते हैं, मान लीजिए इधर की तरफ रविवार होगा, इसी को जैसे ही हम लोग इधर की तरफ पार कर देंगे दिन बदल जाएगा और हो जाएगा सोमवार। इसी से निर्धारण किया जाता है दिनों का। तो इधर की तरफ सोमवार, इधर की तरफ रविवार, मतलब 180 अंश देशांतर, पूर्वी देशांतर की तरफ से पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएं 180 अंश पार करके तो एक दिन का सीधा लाभ होता है। लेकिन वहीं पश्चिमी देशांतर से 180 अंश के तरफ से पार करते हुए इधर की तरफ आए तो एक दिन की क्या हो गई? हानि, क्योंकि सोमवार में हम लोग पहुंचे तो एक दिन की व्यक्ति को हानि हो गई। तो ये चीजें हमारी होती है देशांतर। देशांतर से किनका किनका निर्धारण करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग जो समय निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। समय निकालना, चलिए अब हम लोग देखते हैं समय निकालना। समय निकालना बहुत ही आसान होता है, बस आप लोग डर जाते हैं कि समय निकालना, हमसे पूछ लिया आप कैसे समय निकाले। ये हमने ले लिया पृथ्वी को। पृथ्वी में हम लोग देख रहे हैं कि जो यहां से यहां तक लाइन खींची जा रही है उस लाइन को इसे 0 अंश देशांतर कह रहे हैं और इसके ठीक ऊपर 180 अंश देशांतर हो रहा है। इसके बाद देखा जाए यहां से यहां के बीच में हम लोग देखे थे कि ये 90 अंश ईस्ट है और ये 90 अंश वेस्ट है। अब देखें आप कि यहां से यहां पूरे चलने में कुल 24 घंटा का समय लग रहा है और 360 डिग्री हम लोग चल रहे हैं। तो डिग्री को जब मिनट में हम चेंज करेंगे तो देखते हैं। अब देखा जाए कि कुल 24 गुणे 60 मिनट में चेंज करने के लिए कितने अक्षांश, कितने देशांतर चल रहे हैं? तो 360 देशांतर चल रहे हैं, 360 डिग्री चल रहे हैं। अब इसमें आप भाग देंगे तो कुल काट पीट के आपका आ जाएगा 4 मिनट। तो हम लोग देख ले कि एक अंश चलने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। एक अंश चलने में 4 मिनट लगेगा तो 15 अंश चलने में, 15 अंश में चलने में तो 15 गुणे 4 कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होता है, इसीलिए 15 अंश को घंटा वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 15 अंश बराबर क्या हो जाएंगे? 1 घंटा और 1 अंश बराबर 4 मिनट। इधर के तरफ जाएंगे हम लोग 4 मिनट जोड़ना है, इधर के तरफ जाएंगे 4 मिनट घटाना है। अब जरा देखें यहां से यहां के बीच में 12 घंटा का समय लगता है, यहां से यहां का 12 घंटा, तो ये 6 घंटा का हुआ, क्योंकि यहां से यहां 6 घंटा, यहां से यहां 6 घंटा। 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 मतलब 6 भाग में हम इनको बांट लें तो एक एक घंटा का हमको वृत्त मिल जाएगा। तो यहां से 1 2 3 4 5, 1 घंटा 2 3 4 5 6 घंटा हमको मिल गया। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 ये कर दें हम, और सीधा है ये शून्य अंश है तो ये 15 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरह से आप 15 के टेबल पढ़ते चलिए। 15 का पहाड़ा, 15 15 30 3 45 34 60 25 75 छक्का 90 सत्ते 5 वट्ठे 20 9 35 धूम धड़का 150, ऐसे करके आप लोग पढ़ते हैं और 180 तक आप लोग पहुंच जाएंगे। इधर की तरफ वही करें, 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 चौका 60 15 25 75 15 छक्का 90 15 सत्ते 105, ऐसे करके आप चल सकते हैं, जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि जब शून्य अंश देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा, दोपहर के 12 बज रहे हो, तो भारत जो 82.5 अंश पर स्थित है वहां पर समय क्या हो रहा होगा। देखिए कितनी इजी वे से आप पकड़ पाएंगे। अब ये जो 82.5 है वो यहां पर होगा, और आप अभी देख रहे हैं कि 15 अंश बराबर 1 घंटा होता है, तो यहां 15 अंश हुआ तो 1 घंटा हो गया, यहां 15 अंश गया 2 घंटा हो गया, यहां 15 अंश 3 घंटा, यहां 4 घंटा, यहां 5 घंटा, मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते 5 घंटा हो गया। अभी हमको 7.5 अंश आगे जाना है। कितना जाना है, क्योंकि 15 अंश पूरा जाते तो यहां 6 बज जाता 90 अंश पे, तो हमको आधा जाना है, और 15.5 अंश बराबर 30 मिनट 60 मिनट होगा, तो 7.5 अंश बराबर कितना होगा, 30 मिनट होगा। यही आपका भारत का समय, मानक समय हो जाता है 5 घंटा 30 मिनट। या आपसे कुछ भी पूछ ले, 75 अंश पे क्या समय हो रहा होगा, 5 बज रहा होगा, 60 अंश पे क्या समय हो रहा होगा, 4 बज रहा होगा। जितने पे पूछेगा उतना आप जोड़ते चले। 1/2 में पूछ लेगा, या आपसे कुछ आगे पूछ लेगा, जैसे 60 न पूछ के बल्कि 62 अंश पे पूछ लेगा। 62 अंश पे पूछेगा तो आपको समझ लेना है कि 4 तो बच जाएगा सीधा। अभी 2 अंश हमको बढ़ना है, 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 दूनी 8, आपको कितना बच गया, 4 बज के 8 मिनट हो गया। जितना पे पूछेगा बिल्कुल इजी वे में, बस इस फिगर को दिमाग में रखे रहेंगे। फिगर एक बार बना ले, आसानी से क्लियर कर ले। इधर की तरफ आएंगे समय घटा लेंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम अक्षांशों और देशांतरों का जो कार्य है उसे हम लोग पूरी तरह से कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का। ओके, थैंक यू।